नमस्कार, मध्यांचल टुडे डिजिटल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का खास कार्यक्रम शख्सियत में आज दिव्यांशी शिक्षा क्रांति समिति ग्वालियर के संस्थापक विनोद सिंह तोमर से मुलाकात कर हमारे सह संपादक सुरजीत राजावत ने बातचीत की। आज चारों तरफ लगता है कि शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है। ऐसे समय में गरीब बालकों को अच्छी शिक्षा मिलना एक सपने के समान है। ऐसे में दिव्यांशी शिक्षा क्रांति समिति ग्वालियर के संस्थापक विनोद सिंह तोमर और उनके साथियों ने झोपड़पट्टियों में बालकों को कोचिंग देने का कार्य शुरू किया है। युवाओं के इस कार्य के चलते गरीब एवं श्रमिक परिवार को लग रहा है कि उनके बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर इस गरीबी के शाप से मुक्त हो जाएंगे। बता दें कि दिव्यांशी शिक्षा क्रांति समिति गरीब बेसहारा बच्चों की पढ़ाई के लिए शहर के अनेकों स्थानों पर पाठशाला चला रही है। संस्था ऐसे बच्चों का चयन करती है जिनके माता पिता नहीं हैं, दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे हैं अथवा जो कबाड़ा बीनने का काम करते हैं। ऐसे बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिलाने का काम करती है। इससे गरीब बच्चे शिक्षित होकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। ग्वालियर में वर्तमान में संस्था पीएचई कॉलोनी, कंपू एवं सागरताल पर संचालन कर रही है। इसमें पीएचई कॉलोनी में इस समय लगभग 85 गरीब बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं। संस्था के संस्थापक विनोद सिंह तोमर के साथ उनकी टीम में कई सदस्य बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। संस्था के सदस्य झोपड़पट्टी में जाकर वह युवक बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर उन्हें शिक्षा देते हैं। गणित, विज्ञान सहित अलग अलग विषयों की शिक्षा देने के प्रति इन युवकों का उद्देश्य है कि बच्चों की शिक्षा सुधरे। करीब 3 वर्ष से जारी इस अभियान के चलते बालकों की शिक्षा में सुधार भी हुआ है। संस्था समाज के सहयोग से ड्रेस, जूते, बैग, कॉपी, किताबें भी मुफ्त में उपलब्ध कराती है। ऐसा नहीं है कि केवल संस्था गरीब बच्चों को शिक्षा ही देती हो, बल्कि उनके साथ त्यौहार भी मिलजुल कर मनाते हैं। पढ़ाने के बाद कई बच्चों का नगर के जाने माने स्कूल में भी प्रवेश दिलाया है। संस्था बच्चों की शिक्षा के साथ साथ समग्र विकास के लिए भी कार्य कर रही है। बच्चों को दूसरों की सहायता करना, स्वच्छता बनाए रखना जैसे काम भी सिखा रही है। संस्था के संस्थापक विनोद सिंह तोमर ने बताया कि संस्था समाज के सहयोग से चल रही है। इसमें हम सभी मिलकर गरीब बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। तमाम बच्चे गरीबी के चलते शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि शिक्षा की किरण समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। नमस्कार, मैं सुरजीत सिंह राजावत आपका स्वागत करता हूं मध्यांचल टुडे के शख्सियत कार्यक्रम में। आज हमारे साथ में एक ऐसे शख्सियत हैं, समाज सेवी हैं, साथ में 0 लेवल से स्टार्ट किया उन्होंने और आज एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। आज उनको ग्वालियर ही नहीं शहर बल्कि मध्य प्रदेश से लेके आप नेशनल की भी बात करेंगे तो वहाँ तक भी अच्छी खासी पहचान बना चुके। तो हम उनसे बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से कार्य किया और आज इस मुकाम पे पहुँचे। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका नाम और कैसे आपने ये शुरुआत की। मेरा नाम विनोद सिंह तोमर है। इस संस्था का नाम मैंने अपनी भांजी के नाम पर दिया हुआ है। भांजी का नाम दिव्यांशी है और मैं सामाजिक स्तर पर शिक्षा में परिवर्तन चाहता था तो शिक्षा क्रांति के स्तर पर इसका नाम दिया है। तो दिव्यांशी इसके फाउंडेशन में उसको नाम दे के रखा है। यह संस्था 2015 से संचालित है। हमारा मेन मोटिव है कि हम हर बच्चे तक शिक्षा को पहुंचाएं। आपने देखा होगा, चाहे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो या कोई ट्रैफिक प्लेस हो जहाँ पर बच्चे भीख मांगते हैं या किसी कार साफ़ कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं कमी है उनके अंदर शिक्षा की। अगर उन प्रॉपर उनको शिक्षा मिलती रहेगी तो वो ये चीज़ करेंगे नहीं। कहीं भविष्य में आगे चलकर कहीं ना कहीं अपना गुजर बसर कर सकते हैं, कह सकते हैं आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो इस मुहिम को चलाने के लिए यह एक संस्था खोली गई। आज इसको समथिंग 7 साल के आसपास हो जाएंगे फरवरी में। 100 से अधिक मेरे पास सदस्य हैं, जिसमें 80 से अधिक तो बालिकाएँ मेरी टीम में हैं। इसके अलावा भी आसपास के सारे शिक्षक मेरा सपोर्ट करते हैं। मुरार हो, हजीरा हो, कंपू हो, जो भी स्थान है जहाँ तक प्रयास होता है हम शिक्षा को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो झुग्गी बस्ती ही केवल निरक्षर रह जाती है। कभी कभी हमारे आसपास के लोग भी जो हम देख नहीं पाते, उनकी आर्थिक स्थिति कभी गंभीर हो जाती है, जिस वजह से वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते। तो ऐसा प्रयास किया गया है कि वह बच्चा हमारे पास आकर आराम से एकांत में हमसे बात करके कि सर मेरे पास फ़ीस नहीं है, मेरी यहाँ कोचिंग लगवानी है, तो मैं पूर्ण रूप से अपना प्रयास करता हूँ। कई शिक्षक मेरे परिचित हैं,
अपने फ़ोन के माध्यम से या निजी रूप से संपर्क करके मैं उस बच्चे की फ़ीस को कम से कम या पूरी माफ़ कराने का प्रयास कर सकता हूँ। जिससे ये होता है कि उस बच्चे को शिक्षा मिल जाती है और उस बच्चे का नाम भी किसी मार्केट में ओपन नहीं होता। इतना प्रयास कर सकते हैं। तो जैसे ये आपने बताया दिव्यांश शिक्षा क्रांति, तो कैसे आपके मन में आया, क्या आपने देखा जिसकी वजह से आपको लगा कि हम शिक्षा की तरफ अग्रसित हों, या आपने टीम के जरिए या अपने माध्यम से? तो क्या वो दिन रहा होगा जब आपके अंदर ऐसी एकदम ज्वाला सी जगी और आपने ये दिव्यांशी शिक्षा क्रांति की जो नींव डाली? आपकी बता रहे थे कि आप अपनी भांजी के नाम पे, तो क्या आपने देखा जिसकी वजह से आपने ये? मैं एक लो फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मिडिल भी नहीं है, लो फैमिली है, आज भी हम किराए पर रहते हैं। तो मैं कई बार ऐसे संस्थानों में गया हूँ जहाँ मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ अधिकारी या कुछ बन सकूँ, तो जहाँ फ़ीस 25,000 से 50,000 थी, जो मेरे घर वाले नहीं दे सकते थे, और मैं भी छोटा मोटा काम करता था या फैक्ट्री मान लीजिए, उस लेवल से हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो वो बातें मेरे माइंड चलती थी कि जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मैं तो फिर भी आत्मनिर्भर हूँ, मैं काम कर लेता हूँ। तो ऐसे कई बच्चे होंगे जिनकी वजह से जो पढ़ नहीं सकते हों या वो कैपेबल ना हो या अंदर से मजबूत ना हो, तो उनको मजबूत करने का प्रयास मेरी संस्था दिन भर करती रहती है। इसी वजह से हमने संस्था खोली कि कोई बच्चा चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, बच्चा जैसे मैंने कहा ना कि प्राइवेट बच्चा भी हमारे पास आ सकता है, चाहे मुरार हो, वजीरा हो, कंपो हो, चाहे वो डिफेंस की कोचिंग लगाना करना चाहता हो, मैं पूरा प्रयास करूँगा उसकी पूरी फीस माफ़ हो सके, इससे हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकें। जैसे आपने ये रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके बाद स्टार्टिंग की आपने, तो सबसे पहला जो व्यक्ति था वो कौन जुड़ा होगा आपके साथ जब उसने आपका ये सपोर्ट किया और आप धीमे धीमे आज एक सीढ़ी चढ़ के आज आप कई सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं? सभी मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम लेने से ये होता है कि आपसी मतभेद पैदा हो जाते हैं। मेरे कॉलेज स्टूडेंट्स थे, मतलब फ्रेंड सर्कल था, वो उन सभी मित्रों ने मिलकर ये संस्था स्टार्ट की थी। हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग कहीं खेलने जाते थे तो बच्चे में जाते चलो पढ़ा लेते 1 घंटा फ्री टाइम में, क्या है, तो मजाक थोड़ा सा आगे बढ़ गए। पढ़ाने का प्रयास हमने PHE कॉलोनी के सामने ही, ITM कॉलेज के सामने झुग्गी बस्ती थी, आज तो वहाँ खेल ग्राउंड बनने वाला है, तो वहाँ हमने कम से 20 से 30 बच्चे लगातार 2-3 से 3 साल पढ़ाए हैं। उसके बाद वो बच्चे चले गए क्योंकि वो रेगुलर नहीं बैठते थे, टेम्परेरी थे। जब उनका काम आता था तो उनके पारिवारिक जन बैठ जाते थे, काम करते थे, बच्चे पढ़ते थे। पहले वो पढ़ते नहीं थे, पहले वो बच्चे कचरा उठाते थे या गंदगी उठाते थे या किसी को रोकथाम या गाली गलौज करते थे, मतलब कह सकते असभ्यता का प्रतीक थे। अब पूरा प्रयास किया गया, अब धीमे धीमे बच्चे सब हैं। आज वो बच्चे अपने गाँव में कोई कक्षा 8 में, कोई कक्षा 7 में, जो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, आज उनका लेवल अच्छा करके हमने पहुँचाया है। तो जैसे स्टार्टिंग वो की आपने, और आज कहीं ना कहीं जाके कई आपके जो समिति के जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं कई क्षेत्रों में पढ़ा रहे हैं, शिक्षा का प्रदान कहीं ना कहीं देख रहे हैं आज शिक्षा के व्यापार में चल रहा है। ऐसे शिक्षा के व्यापार में आप निःशुल्क शिक्षा बांट रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे? पूरा प्रयास तो यही रहता है कि शिक्षा को व्यवसाय ना बनाया जाए। मैं भी एक प्राइवेट कोचिंग चलाता हूँ। कुछ बच्चे तो समर्थ हैं कि फ़ीस दे सकते हैं, क्योंकि मेरा बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि भाई आपके पास पैसा कहाँ से आता है, सरकारी पैसा आता है या आप लोगों से फंडिंग करते हैं। मेरी संस्था किसी लोगों से फंडिंग नहीं करती, हम लोग आपस में मेंबर्स हैं। जब किसी बच्चे को आवश्यकता होती है कि उसकी स्कूल फ़ीस भरनी है या कोचिंग फ़ीस भरनी है, अगर कोई टीचर नहीं माफ़ करता है तो ऐसी कंडीशन आ जाती है। ऐसे अभी हमने 2 से 3 बच्चे स्कूल में एडमिशन करवाएँ जिसमें स्कूल वाले नहीं मान रहे कि फ्री नहीं पढ़ सकते, वो कोई उनकी इच्छा नहीं थी गवर्नमेंट जाने की, तो उसकी फ़ीस संस्था ने मिलकर करवाई। इसको बढ़ाने के लिए कई टीचरों को मैंने एकजुट किया हुआ है, उनसे पर्सनली निजी रूप से बैठकर बात की है कि यदि ऐसा बच्चा आता है तो क्या आप हमारा सहयोग करेंगे। तो उनका जितने शिक्षकों से मिला हूँ उनमें से मुझे किसी ने मना नहीं की कि विनोद जी आप जितने बच्चे भेजेंगे पूरा प्रयास रहेगा, बस आप देख कर भेजना कि वो वास्तव में ही ईमानदार है और पढ़ने योग्य है। ये नहीं कि पढ़ने तो भेज दिया पर पढ़ने योग्य नहीं, तो पूरा प्रयास किया था बच्चा पढ़ने योग्य हो और उनको हम आगे शिक्षा के बढ़ सकते हैं। तो जानकर अच्छा लगा कि आपके साथ में और भी जो शिक्षक हैं वो जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जाके एक सामाजिक रूप में कार्य कर रहे हैं। तो जैसे कि और भी जैसे कई क्षेत्र में जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से, हालांकि दिखावे की दुनिया है तो सब लोग करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी इस तरह का अगर सपोर्ट मिल रहा है तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि सामाजिक रूप में इस तरह के कार्य करना और शिक्षा का सबसे बड़ा दान होता है। कहा जाता है कि शिक्षा का जो दान है वो सबसे बड़ा दान है। तो जब आपने स्टार्ट किया आज, तो आज अपने अंतर्गत जो भी जैसे समिति के जो अंतर्गत जो जितने कितने सदस्य हैं जो शिक्षा बांट रहे हैं निःशुल्क, और कैसे वो लोग अपना समय दे रहे हैं? समिति में मेरे पास कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो आज भी लगातार वर्क कर रहे हैं पिछले 4 से 5 सालों से, मोस्टली गर्ल्स हैं मेरे पास। वह अपना समय 1 मंथ में उन्होंने टाइम डिसाइड किया है कि कौन कितना जाएगा
और जबकि कुछ प्लेसों पे तो मैंने खुद बच्चियाँ निर्धारित कर दी हैं कि आप ही जाओगे, क्योंकि संस्था उनको थोड़ा सा पैसा दे देती है। कोई घर से कोई बच्चा बाहर आता है, किराया खर्च करके पढ़ाने जाता है, तो उसका खर्चा भी संस्था वहन कर सकती है। तो इस माध्यम से हमने संस्था के सभी लड़कों को या लड़कियों को एक टाइम डिसाइड किया हो कि आप पढ़ाने जाएंगे। संस्था की जैसे हजिया क्षेत्र में हमारी 4 से 5 ब्रांच चल रही हैं, जैसे धर्मकांटा हुआ, जत्ती की लाइन हो गई, पीएचई कॉलोनी हो गई, ऐसी विभिन्न विभिन्न स्थानों पर हमारा पढ़ाने का प्रयास चल रहा है। सिटी सेंटर भी ब्रांच बनाई थी, पर अभी कुछ समय से लॉकडाउन से बंद कर दी है। अभी कुछ ही ब्रांच चल रही हैं और संस्था की सारी लड़कियाँ समय के अनुसार, ऐसा कोई वीकली टाइम देता है, कोई मंथली देता है, या कोई मंथ में 4 बार देता है। तो इस टाइप से टाइम बांट रखा है हमने, जिससे पढ़ाई रोज़ाना हो जाती है और हम होमवर्क को फॉरवर्ड करके रखते हैं, जिससे अगले दिन आने वाला शिक्षक जान सके कि पिछले शिक्षक ने उसे क्या पढ़ाया हुआ है। यदि डायरेक्ट जाएगा तो उसे पता नहीं हो क्या पढ़ाया हुआ, तो फॉरवर्डिंग का काम नहीं समझ में आता फिर। तो कैरी फॉरवर्ड करके रखा, इससे बच्चा दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे कई जगह संस्थाएं अपने पढ़ा रही हैं, तो जैसे अपन जो बच्चे हैं जो आज की डेट में आपके पास पढ़ रहे हैं या आप उनके पास जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप उनका कैसे चयन करते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ से पढ़ने के लायक हमारे साथ है या हमारे साथ पढ़ सकता है? तो उनका चयन आप किस तरह से करते हैं? पहले तो हम बस्तियाँ निर्धारित करते हैं। बस्ती निर्धारित करने के बाद पता लगता है कि ये, मान लीजिए कि एक 0 प्लेस है, 0 प्लेस पे हम गए कि यहाँ पढ़ाना चाहिए। पहले हम वहाँ का स्तर जानते हैं कि आसपास कोई सरकारी विद्यालय है या निजी रूप से कोई विद्यालय है, फिर जानकारी लेते हैं। एक सर्वे करते हैं कि आपका बच्चा किस कक्षा में पढ़ता है, उस देखते हैं कि आप पूरा सर्वे करने के बाद उस बच्चे को एक दिन बिठाते हैं। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम सामान ले जाते हैं, जिससे कि वो सामने उपस्थित हो सके। कोई वैसे फिनाबाद के कोई नहीं आएगा, तो बच्चों से पूछताछ करते हैं। तो बच्चों का लेवल पता चलता है कि ये 8वीं कक्षा में और इसको पहाड़े भी नहीं आते, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ अपनी पढ़ाई को बावई में डाल रहा है, इसका भविष्य नहीं बन रहा। तो पूरी जानकारी लेने के बाद, उसके पारिवारिक बैकग्राउंड जानने के बाद हम उस चीज़ को निर्धारित करते हैं कि हाँ, वास्तव में ये जगह निश्चित रूप से सही है जहाँ अपनी शिक्षा का दान प्रदान कर सकते हैं। अन्यथा अगर हमें लगता है कि ये जगह नहीं है, तो हम अपना समय व्यर्थ नहीं करते। तो क्या जैसे जो बच्चे अपने पास आ रहे हैं, तो उनकी कोई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रखी है या आपने एक डाटा एंट्री के रूप में, या फिर आप डायरेक्ट कर रहे हैं? नहीं, इसका सीधा प्रसारित है, क्योंकि हमने कोई भी इनका कोई कागज़ी कार्रवाई नहीं की, ना ही कुछ। बस बच्चे आते हैं, बस एक पारिवारिक डाटा है कि आपके बच्चे इतने पढ़ते हैं और हमारे पास कब से पढ़ रहे हैं। एक उनका आधार कार्ड जमा है मेरे पास, जिससे भविष्य बता सकें कि हाँ, हम इनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि सही काम करने और गलत काम करने में, गलत काम करने लोग सपोर्ट करते हैं और सही काम करने में लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, उल्टी आप पर उंगली उठाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर हम अपने कागजी रूप से तैयार रहते हैं। बाकी हमारी कोई प्रक्रिया नहीं है, जबकि बच्चों को हम उल्टी महीने के अंदर जो कॉपियाँ भर जाती हैं, पेंसिल ख़त्म हो जाती है, बैग वगैरह, स्वेटर, ड्रेस, रेनकोट वगैरह जो भी होता है, पूरी चीज़ संस्था प्रोवाइड करती है। तो बच्चे के पास सामान ख़त्म नहीं हो पाता, उससे पहले बच्चे के पास सारा सामान चला जाता है। जबकि और विशेषकर हमारे बीच में मित्रगण काफ़ी है, जिनके घर में एनिवर्सरी हो या जन्मदिवस हो, वो हमसे संपर्क करते हैं। उन्होंने हमारा सेवा कार्य देखा हुआ है। बच्चों को महीने में 4 से 5 बच्चों के दिन ऐसे निकल जाते हैं जिनको अच्छा पीछा खाने पीने को मिल जाता है, कोई ना कोई उसमें बांट ही जाता है। तो जैसे मैंने सोशल मीडिया में कुछ समय पहले एक वीडियो देखा था, जिसमें आप और आपकी टीम है वो एक बॉक्स लेते थे और उसमें जो घायल हैं उनके उपचार के लिए कुछ दवाइयाँ वगैरह लेके रखते थे, कुछ ऐसी पट्टी करने के लिए, ये सारी चीज़ें। तो वो देखा था, वो क्या क्या था वो? 2015 से प्रारंभ किया तो एक जोश जुनून रहता है, प्रारंभ में नई नई चीज़ का जोश रहता है। तो काम पहले हमारा एजुकेशन का था ही, साथ में हमने नाइट्स मतलब रात के समय में एक पार्ट टाइम की तरह हमने स्टेशन और बस स्टैंड आसपास मंदिरों के जो घायल व्यक्ति बैठे रहते हैं उनका प्राथमिक उपचार करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि जो लोग मजदूर वर्ग या मतलब जो भीख मांगने वाले वो लोग हैं, उनके अगर छोटी सी चोट लग जाती तो उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। जबकि घाव कितना भी छोटा हो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी मिट्टी भर जाए या कूड़ा भर जाए, उसके अंदर दिक्कत आती है भविष्य में, तो उसको सफाई करना। तो हमारा काम था कि सिर्फ हम फर्स्ट एड कर देते हैं। और लगता था कि ये घाव ज़्यादा है। कई बार ऐसी कंडीशंस आई हैं, ऐसे पेशेंट मिले हैं जिन्हें हमें खुद हॉस्पिटल ले जाना पड़ा कि हाँ ये घाव ज़्यादा है, जबकि पेशेंट जाने को तैयार नहीं आ रहे। मैं तो ठीक हूँ, ठीक नहीं हो तो ज़बरदस्ती उसको लेके गए। कभी कोई ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। और फिर लॉकडाउन लग गया तो केसेस ज़्यादा ऐसे आ गए, तो फिर लोगों से छूने का सरकार का निवेदन था कि दूर रहें, तो हमें उनसे दूर रहना ही पड़ा मुश्किल। तो फिर उस समय के बाद से काम थोड़ा सा रुक गया लॉकडाउन के बाद से। पर शिक्षा का प्रसार आज तक निरंतर जारी है और ये प्राथमिक उपचार का काम बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है। तो जैसे क्या होता है, हर व्यक्ति के पीछे एक किसी ना किसी व्यक्ति का सपोर्ट होता है।
जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है, या उसके साथ जो मुसीबतें आती हैं, कह सकते हैं समस्या आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं। तो क्या लगता है आपके साथ में भी कोई ऐसा व्यक्ति रहा जिसने आपको सपोर्ट किया और आज आप इस तरह? नहीं, मेरे साथ में मित्रगणों के सपोर्ट हैं, क्योंकि उनके बिना ये चीज़ आगे तक ले जाना संभव नहीं थी मेरे साथ, क्योंकि मैं अकेला यह काम नहीं कर सकता। मेरी टीम आज भी साथ है, कुछ मित्रगण हैं जो आज व्यस्त हैं, कोई पारिवारिक ज़िंदगी है, सेवा कब तक देंगे, घर में खर्चा भी चाहिए होता है, तो मित्रगण आज अपने काम में व्यस्त हैं, पर जब भी उनके पास समय होता है वो संस्था को आज भी समय देते हैं। और आज जो टीम है वो आगे समय दे रही है, आगे भी जो टीम होगी समय देती चली जाएगी आगे तक। तो जैसे ये युवा पीढ़ी है, आप कहीं ना कहीं जाके उनके मन में भी इस तरह के विचार होते हैं कि हम भी एक छोटा सा समय निकालें थोड़ा सा, और उसमें भी आगे एक सामाजिक रूप में कार्य करें, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सामाजिक स्तर पर यह है कि आज युवा पीढ़ी की सोच कहीं ना कहीं भटकती जा रही है। या तो अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लें, बिना लक्ष्य के भविष्य में कोई भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आप मन में विचार रखते हैं कि मेरे मन में लक्ष्य 4 हैं, तो आप एक भी लक्ष्य को भेद नहीं सकते। कि मान लीजिए कि आप सरकारी जॉब की नौकरी कर रहे हैं और आपके मन में ऐसा ही बनना लक्ष्य है, तो आप ऐसा ही पे फोकस कीजिए। अगर आपने गलती से बीच में कोई चपरासी का फॉर्म आ गया ग्रेड 4 का, तो आपने वो डाल दिया, बैंक का आगत बना, तो आपकी क्या जो सोच है वो भटक गई कहीं ना कहीं। तो इन चीज़ों को लेकर अगर हम आगे लक्ष्य रखेंगे तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और सामाजिक स्तर पर लेकर बात की जाए तो हर यूथ को जो एक्स्ट्रा टाइम निकालता है, कहीं ना कहीं बैठता है, टीवी देखता है या कुछ भी मौज मस्ती करता है, मैं चाहता हूं कि वो उस आगे भविष्य पीढ़ी को तैयार करे, चाहे वो अपने घरेलू स्तर पर करे या अपने गली के स्तर पर करे या सामाजिक स्तर पर करे, पर उन बच्चों को साथ में बिठा ले और उनको सही ज्ञान दे कि हम भविष्य में क्या करना है। कोई उनके बिना ये काम संभव नहीं है। यूथ को आगे बढ़ना होगा सोशल काम करने के लिए। तो जैसे ही कुछ युवा पीढ़ी है वो पढ़ाना भी चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके उनके पास पर्याप्त वो समय नहीं रहता, लेकिन थोड़ा सा वो समय निकाल लेते हैं, हो सकता है सप्ताह में एक दिन। तो ऐसे कई और भी स्टूडेंट हैं जो हो सकते मतलब आपसे भी मिलना चाहते हों, या तो वो कैसे मिलेंगे आपको, क्या स्थान रहेगा आपका? हाँ, मेरा स्थान हजीरा पेट्रोल पंप के पीछे ऑफिस है, CBS स्कूल के सामने ही है। मेरी प्राइवेट कोचिंग है, यहीं मेरा NGO का ऑफिस भी है। वो मुझसे सुबह 9 से शाम को 3 बजे मिल सकते हैं, उसके बाद रात के 7 बजे बाद मिल सकते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी या यूथ जो इस संस्था जुड़ना चाहते हैं या कोई सामाजिक स्तर पर बेहतरीन सेवा देना चाहते हैं, चाहे वो सप्ताह में 1 दिन क्यों ना हो या महीने में 1 दिन क्यों ना हो, वह मुझसे आके मिल सकता है। मैं उसको उसका दिन निर्धारित कर दूंगा। वो उस दिन में केवल 2 घंटे देने हैं, वो आप कभी भी दे सकते हैं। तो व्यक्ति जैसे जो था जुड़ने का आपने प्रक्रिया बताई दी, व्यक्ति कैसे आपसे मिल सकते हैं, वो सारी चीज़ें। अंत में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से बस यही अपील है कि किसी भी कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति हों या बाहर जो बच्चे घूम रहे हैं, उन्हें नज़रअंदाज ना करें और कृपया कर उन्हें भीख तो प्रदान ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि आप उन्हें भीख प्रदान करके उन्हें कमज़ोर बना रहे हैं। उन्हें अगर इस चीज़ की लत लग जाएगी तो वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे और आजीवन भीख मांगेंगे या एक ऐसी दुर्गति प्राप्त हो जाएगी उनकी कि वो कहीं ना कहीं गलत काम करने में मजबूर हो जाएंगे। अगर कर सकते हैं तो 10 रुपये के देने की अपेक्षा आप उन्हें कुछ देना तो खाने का सामान दे दीजिए। कोई पैसा लेकर बच्चा मोस्टली आजकल क्या कर रहा है कि नशे की लत में पड़ चुका है। देखा हुआ स्टेशन पे कई बच्चे ऐसे पड़े हुए हैं, तो उन्हें भीख नहीं दें। कहीं ना कहीं निवेदन उनसे है, अगर आप प्रयास करना चाहते हैं तो पैसे इकट्ठे करें, 10 दिन की भीख का पैसा इकट्ठा कीजिए और उनको एक कॉपी किताब इस चीज़ का सेट लेकर उनको दे, जिससे वो आगे बढ़ सके, पर भीख देना बंद करें। तो ये थे हमारे साथ विनोद सिंह तोमर, एक समाज सेवी है, साथ में दिव्यांग शिक्षा क्रांति के संस्थापक भी हैं। उसके साथ में उन्होंने जूरी लेवल से स्टार्ट किया और आज इनके साथ में सैकड़ों की संख्या में जो बच्चे हैं उनको ये निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि एक टीम वर्क जो होता है वो कहीं ना कहीं जाके वही संस्था होती है या संगठन, उसको वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है। तो हम इनके माध्यम से पता चला कम से कम 200 से 250 के व्यक्ति इनसे जुड़ चुके हैं, उसके साथ में निरंतर जुड़ते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से जो एक छोटे स्तर पर जो आज समिति थी वो आज कहीं ना कहीं विशाल रूप ले चुकी है। उसका कारण है इनकी मेहनत, लगन, साथ में इनके दोस्तों के द्वारा दिया हुआ सहयोग। तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि व्यक्ति के पीछे जब कोई व्यक्ति होता है तो वो सपोर्ट करता है, तब वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। तो हमने इसे सुना है, माता पिता के साथ साथ एक पति पत्नी, पति के पीछे पत्नी और पत्नी के पीछे पति का हाथ होता है। उसी तरह से विनोद तोमर जी के साथ में जो उनके दोस्तों ने जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई, वो आज कहीं ना कहीं जाके ये विशाल रूप लिया है। तो आगे आप भी हमारे साथ इस तरह से शख्सियत कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। मैं सुरजीत सिंह राजावत इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।